तुम रेड वो शहर में, चाहे ये हो या वो हो, ताई शिनशियान बनने के बाद भी ध्यान लगाकर तपस्या करने की बजाय पूरी दुनिया में घूम घूम कर शाची यानी नेगेटिव एनर्जी साफ करते रहते हो। ड्रैगन किंग को ड्रैगन पैलेस में खबर मिलती है कि एक हरे रंग का दाऊ साधु 10,000 साल से किस्मत या खजाना पाने की परवाह किए बिना बस एक ही काम कर रहा है, धरती और आसमान की नेगेटिव एनर्जी को साफ करना। ड्रैगन किंग ने हुक्म दिया कि पूरा ड्रैगन कबीला इस इंसान को देखे तो रास्ता छोड़ दे, आगे बढ़ने दे। होंग यून ये सुनकर अपनी बाजू चढ़ाकर इसके साथ शाची साफ करने चला आता है। झेंग युआनजी अपना मार्शल आर्ट और उसे अंदर बुलाता है खाना खाने के लिए। युवा फिनिक्स पर्वत की चोटी पर खड़ी होकर कहती है, इस इंसान में बहुत बड़ी दया है। सिर्फ कुनलुन पर्वत पर बैठा युआनशी आंखें घुमाकर कहता है, यह अकेला साधु अपना असली काम छोड़कर 10 लाख साल बर्बाद कर रहा है। 10,000 साल बाद हेवन खुद उस पर बेशुमार पुण्य बसाता है और यह हर बार उसका मुंह चढ़ाता है। टियान शिंग हाई स्कूल के ग्राउंड में कई पावरफुल टीचर्स मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं ढेर सारे 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, ये सोचकर कि जल्दी ही उन्हें दूसरी दुनिया में एक साल गुजारना है। स्टूडेंट्स परेशान हैं, बातें कर रहे हैं। भीड़ में तुम आसपास के माहौल से बिल्कुल अलग चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो, चेहरे पर कोई भाव नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हो। अचानक तुम्हारी बेजान आंखें पुनर्जन्म हो गया। पिछले जन्म में भी नाम जियाहाओ था और इस बार पुनर्जन्म हुआ है हाई फाइव वर्ल्ड में। इस दुनिया को हाई फाइव वर्ल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हर साल जो लड़का 18 साल का होता है वो पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में जाकर एक्सपीरियंस लेता है। जाने के लिए सैकड़ों हजारों दुनिया चुन सकते हो। हर दुनिया का टाइम स्पीड और स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। कोई भी दुनिया चुनो, असली दुनिया में एक साल बीतने के बाद अगर जिंदा हो तो जबरदस्ती वापस बुला लिया जाता है। लौटते वक्त वो अपने साथ उस दुनिया की सारी कमाई ला सकते हैं, पावर, स्किल्स, हथियार, दवाइयाँ, सब कुछ। यह सबकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट साल है। एक साल बाद किसी की वापसी नहीं होती, वो दूसरी दुनिया में राख बन जाते हैं। किसी का कोई फायदा नहीं होता, वो वापस आकर भी वैसे ही रहता है। और कुछ लोग किस्मत बदल देते हैं, आम घर के बच्चे से अपना खुद का ग्रुप बनाकर बड़ा नाम कमा लेते हैं। ये एक साल उनकी पूरी जिंदगी की लिमिट तय करता है। जोर की आवाज के साथ कई टीचर्स मिलकर एक बड़ा टाइम स्पेस क्रैक खोलते हैं। ये क्रैक खोलना बहुत एनर्जी लेता है। टीचर्स के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। सिर्फ 12वीं क्लास के इंचार्ज चेन यांग शांत है। वो एक हाई लेवल फाइटर है। साल पहले चेन यांग भी इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह एक दुनिया चुनकर एक्सपीरियंस लेने गए थे। बाकी सब जिन योंग की मार्शल आर्ट वर्ल्ड में गए, पर उन्होंने उस वक्त की नॉन मेनस्ट्रीम डोलुओ कॉन्टिनेंट चुनी। सिर्फ सलामत वापस ही नहीं आए, बल्कि एक हाई लेवल फाइटर भी बन गए। तब से डोलुओ कॉन्टिनेंट ब्लू स्टार की सबसे पॉपुलर एक्सपीरियंस वर्ल्ड बन गई। जल्दी ही ये बंद होने वाला है। मेरे पास आओ और अपनी पसंद का स्पेस स्टोन चुनो दूसरी दुनिया में जाने के लिए। बोलते ही सारे स्टूडेंट्स आगे आते हैं, कोई भी बचता नहीं। सब डोलुओ कॉन्टिनेंट का स्पेस स्टोन ही चुनते हैं। हाथ में स्पेस स्टोन लेकर क्रैक में जाते ही डोलुओ कॉन्टिनेंट भेज दिए जाते हो। आजकल ब्लू स्टार में डोलुओ कॉन्टिनेंट ही फर्स्ट चॉइस है। बाकी दुनियाओं में या तो पावर लेवल बहुत कम है, फायदा भी कम, या फिर बहुत खतरनाक है, वहां से कोई वापस नहीं आता। इसकी तुलना में डोलुओ कॉन्टिनेंट सबसे अच्छा डील है। तुम भी आगे बढ़ते हो, डोलुओ कॉन्टिनेंट का स्टोन उठाने ही वाले होते हो कि बगल के बॉक्स पर लिखे रेड, वो दो शब्द अचानक तुम्हारी नजर खींच लेते हैं। रेड वो, क्या ये वही रेड? डोलो कॉन्टिनेंट अगर फैंटेसी की जमीन है तो रेड वो फैंटेसी की छत है। पर कोई इसे क्यों नहीं चुनता? तुम बगल में खड़े चेन योंग टीचर की तरफ देखते हो। टीचर, क्या कोई रेड वो नहीं चुनता? चेन योंग सिर हिलाते हैं। पहले किसी ने चुना था, पर कोई जिंदा वापस नहीं आया। रेड वो अनजान और बहुत खतरनाक जगह है, बेहतर है इसके बारे में सोचो भी मत। तुम हल्के से मुस्कुराते हो। लगता है यहाँ किसी को रेड वो की असलियत पता नहीं है। सोचकर लगता है शुरू में डोलुओ कॉन्टिनेंट भी ऐसे ही था। जब ज्यादा लोग गए तब धीरे धीरे सब समझ आया। रेड वो से कोई वापस नहीं आता, इसलिए कोई नहीं, और उन्हें पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी पता नहीं। मैं तो रेड वो का पुराना पढ़ाकू हूँ। अंदर के सारे रास्ते मुझे साफ पता है। बिना एक पल की झिझक तुम रेड वो का स्पेस स्टोन उठा लेते हो। बाकी सबकी तरह फैंटेसी की छत वाली डोलुओ कॉन्टिनेंट में जाने की बजाय दिमाग के नॉलेज के भरोसे रेड वो में घुसना बेहतर है। भले ही बड़ा आदमी ना बनूं, कम से कम एक बड़ा डेमन बनकर लौटूं, तो भी दुनिया में कोई मुझे हरा न सके। बिना कुछ कहे तुम पीछे मुड़कर स्पेस टनल में घुस जाते हो। तुम्हारी परछाई जल्दी गायब हो जाती है। पीछे खड़े क्लासमेट्स हैरान होकर सिर हिलाते हैं। अरे, ये जियाहाओ रोज क्लास में अजीब हरकतें करके अटेंशन लेता है, पर आज इतने इंपॉर्टेंट मौके पर भी ऐसा ही किया। चेन यांग भी सिर हिलाते हैं। अच्छी सलाह नहीं मानी तो सामने ही नुकसान है। यह बच्चा शायद बर्बाद हो गया। वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। दूसरों को बचाने की जिद छोड़कर उनकी किस्मत को इज्जत देनी चाहिए। डोलुओ कॉन्टिनेंट से वापस आए फाइटर होने के नाते उन्होंने ये सब पहले ही देख लिया है। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं आगे आने के लिए। बाकी सब डोलुओ कॉन्टिनेंट के स्टोन चुनकर एक एक करके स्पेस क्रैक में घुसते जाते हैं। सब दूसरी दुनिया में जाने के बाद चेन, योंग और बाकी टीचर्स फिर से क्रैक बंद करके ऑफिस लौटते हैं। ऑफिस के बड़े स्क्रीन पर एक एक छोटा बॉक्स साफ दिखने लगता है। स्कूल ने हर स्टूडेंट के शरीर में एक स्पेशल चिप लगाई है जो कुछ कुछ देर जानकारी भेजती है। दुनिया, डोलुओ कॉन्टिनेंट, जगह, लैंडिंग, आइडेंटिटी, ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट किंग ड्रैगन फैमिली का मेंबर। चेन यांग की आंखें चमक जाती हैं। ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेंट किंग ड्रैगन फैमिली, वाह,
उन्हें अच्छे से पता है डोलो कॉन्टिनेंट में अभी तक बचे टॉप 3 सेक्स में से एक है ये फैमिली। इनकी पावर कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट पावर झांग जीफान। यह शुरुआत तो लकी है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आगे बढ़ता रहता है। झांग जीफान का जन्म एक हाई लेवल फैमिली में हुआ। बचपन बेफिक्री से बीता। जल्दी ही 6 साल बीत जाते हैं। पावर अवेकनिंग का दिन आता है। झांग जीफान शांत मन से पावर अवेकनिंग का इंतजार करता है। झांग जीफान की पावर अवेकनिंग सक्सेसफुल। ब्लू टायरेंट किंग ड्रैगन पावर अवेक हो गई। नेचुरल पावर लेवल 6। चेन यांग गहरी सांस लेते हैं। बाकी टीचर्स भी उनके पास आकर तारीफ करने लगते हैं। नेचुरल लेवल 6, वो भी ब्लू टायरेंट किंग ड्रैगन। नॉर्मल ग्रोथ से भी वापसी तक कम से कम सोल किंग बनेगा। ब्लू स्टार में सोल किंग पहले से ही टॉप पावर है। आखिर स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड टाइम होता है पूरी जिंदगी दूसरी दुनिया में तब कर ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है। कॉन्ग्रेट्स चेन सर। ऐसी अच्छी शुरुआत तो बहुत रेयर होती है। ब्लू टायरेंट किंग ड्रैगन टॉप लेवल बीस्ट पावर। इस बार बोनस पक्का है। बाकी टीचर्स जलन भरी नजरों से बधाई देते हैं। चेन यांग मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हैं। हाँ। तभी स्क्रीन के दूसरे कोने में लाइट जलती है। स्टूडेंटली शियाओ शान लैंडिंग जगह टियानडो एम्पायर का एक गांव। पावर अवेकनिंग स्पैरो हेड नेचुरल पावर हाफ लेवल। ऑफिस का जोश थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। एक बुजुर्ग टीचर सिर हिलाकर आ भरते हैं। स्पैरो हेड हाफ लेवल। अगर सलामत वापस भी आया, बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो जाए तो भी बड़ी बात है। वापस आकर भी कुछ खास नहीं बन पाएगा, बस नॉर्मल इंसान बनेगा। चेन यांग सिर हिलाते हैं। यही तो ज्यादातर लोगों की हकीकत है। एक्सपीरियंस में मरना जीना नॉर्मल है। किस्मत सबकी अच्छी नहीं होती। स्क्रीन पर एक के बाद एक जानकारी चमकती रहती है। स्टूडेंट्स के हाल दिखते रहते हैं। किसी पावर सिकल है, किसी ने नॉर्मल सोल बीस्ट अवेक की है। पोटेंशियल और बैकग्राउंड में झांग जिफान अब भी सबसे आगे है। तभी अचानक स्क्रीन के बीचों बीच एक बड़ा गोल्डन नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। स्टूडेंट झांग चाओ दुनिया डोलो कॉन्टेंट लैंडिंग आइडेंटिटी होली सोल विलेज। तांग सान का बड़ा भाई चेन यांग एकदम से खड़े हो जाते हैं। पीछे खड़े बाकी टीचर्स भी सांस रोक लेते हैं। शुरुआती एक्सप्लोरर होने के नाते चेन यांग की नोटबुक में साफ लिखा है वो सीक्रेट तांग सान इस दुनिया का डेस्टिनी चाइल्ड है। अब झांग चाओ उसका भाई बन गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। स्क्रीन पर टेक्स्ट तेजी से अपडेट होता है। झांग चाओ की बहुत हाई सोशल स्किल्स दिख रही हैं। भाईचारे की वजह से कई बार गाइड कर झांग चाओ ने सीख ली है क्लियर स्काईबो और तांग फैमिली के सीक्रेट कॉम्बैट टेक्निक्स। चेन यांग का सिर तेजी से धड़कता है। बेकाबू होकर वो चिल्लाते हैं क्लियर स्काईबो और तांग फैमिली की सीक्रेट स्किल्स। झांग चाओ ने यह भी पा लिया, ये तो कमाल कर देगा। उन्हें अच्छे से पता है तांग सान का नेचुरल फुल पावर पाने की चाबी क्लियर स्काईबो ही है। अगर झांग चाओ ने भी सीख लिया तो शायद उसकी भी नेचुरल पावरफुल हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो जोर जोर से सांस लेते हुए आंखें स्क्रीन पर जमाए रखते हैं। 6 साल की मेहनत के बाद झांग चाओ ने क्लियर स्काई बो और तांग फैमिली की स्किल्स को मास्टर कर लिया है। आज होली सोल विलेज में पावर अवेकनिंग का दिन है। सू युनताओ आया है। हमेशा की तरह बच्चों की पावर आखिरकार झांग चाओ की बारी आती है। झांग चाओ की पावर अवेकनिंग सक्सेसफुल। ट्विन पावर पावर 1 स्काई डिवाइड हैमर। पावर 2 ब्लू ग्रास। नेचुरल पावर लेवल 10 फुल पावर। ऑफिस में पूरा शोर मच जाता है। ट्विन पावर स्काई डिवाइड हैमर टॉप लेवल पावर। भगवान का शुक्र है हमारा मीठा दिल हाई स्कूल ये तो हमारे देश का फ्यूचर वेपन बनेगा। चेन यांग जोश को दबाकर तुरंत मुड़कर गेट की तरफ चलते हैं। तुम लोग बाकी डाटा पर नजर रखो, मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ। झांग चाओ के माँ बाप को तुरंत खबर करो। ये न्यूज़ तुरंत ऊपर भेजी जानी चाहिए। समझे? समझ गया सर, जल्दी जाइए। चेन सर। कोने में इक्विपमेंट संभालने वाले लिन सर अचानक बोलते हैं। चेन यांग रुक जाते हैं, माथे पर हल्की सिलवट। क्या हुआ लिन सर? लिन सर स्क्रीन के सबसे नीचे एक जिबी ग्रे बॉक्स की तरफ इशारा करते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हुए। बाकी सबकी जानकारी सिंक हो गई है, बस इस स्टूडेंट की चिप अभी तक हिली नहीं है। लगता है वो जगह के नियमों में फिट नहीं बैठ पा रहा, सिग्नल कट गया है। चेन यांग उस ग्रे नाम पर नजर डालते हैं। किसका नाम है ये? जियाहाओ, वही जो रेड वो गया था। लिन सर सिर हिलाते हैं। हाँ वही। चिप में सिर्फ हल्का सा लाइव सिग्नल आ रहा है। कोई लोकेशन नहीं, कोई एनवायरनमेंट डाटा नहीं, पूरा ब्लाइंड स्पॉट है। चेन यांग सिर हिलाते हैं। आप वह जगह आज तक कोई वापस नहीं आया। जो अंदर गया वहीं मर गया बिना आवाज के। पहले भी मैंने उसे रोका था, नहीं मानी उसने। वो दहलीज पार करते हुए बोलते हैं आवाज ठंडी। हर किसी की अपनी किस्मत है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है झांग चाओ, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जहां तक जियाहाओ की बात है, 1 साल बाद देखते हैं पोर्टल जलता है या नहीं। ऑफिस का दरवाजा बंद हो जाता है। पीछे सिर्फ रह जाता है वो ब्रेनाम सुनहरी रोशनी से भरी स्क्रीन में अकेला, बिल्कुल तन्हा। उसी वक्त रेड वो में तुम अभी तक जागे नहीं थे। अचानक तुम्हारी आंखें खुलती हैं, सिर भारी और चकराया हुआ। आंखें उठाकर चारों तरफ देखते हो। ध्यान से इस बड़ी और पुरानी सी फील देने वाली दुनिया को देखते हो। होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान आती है। आखिरकार रेड वो पहुंच गया। अभी टाइमलाइन क्या है? इस पल तुम्हें अपनी मौजूदा टाइमलाइन और अपनी बैकग्राउंड की बहुत परवाह है, खासकर बैकग्राउंड की। रेड वो जैसी जगह में बैकग्राउंड ही तय करता है कि शुरुआत कितनी ऊंची या नीची होगी। कुछ जीव जन्म से ही कमजोर होते हैं, चाहे बाद में कितनी भी तपस्या करें। बैकग्राउंड का फर्क कभी नहीं मिटता। जैसे एक नॉर्मल मून पर्ल स्टोन, चाहे रेड वो में लाखों साल तप करे फिर भी शायद फॉर्म न बदल पाए। पर अगर जन्म से ही पानगू
थ्री प्योर वंस जैसा टॉप लेवल नेचुरल दिव्य जीव है, जैसे बड़ा गोल्डन इमॉर्टल हो, ऊपर से जन्म सिद्ध खजाना भी साथ हो, तो लिमिटलेस पोटेंशियल है। दिल को शांत करके दिमाग में आई नई मेमोरी को चेक करते हो, खुद की बैकग्राउंड और मौजूदा टाइमलाइन कंफर्म करने के लिए। थोड़ी देर चेक करने के बाद, और मैं कोई मामूली जीव नहीं, मैं पान गू के हेवन अर्थ बनने के बाद स्वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली एक इमॉर्टल एनर्जी हूँ। थ्री प्योर वंस, इम्पर अर्जुन, ताई जैसे टॉप लेवल इमॉर्टल्स जितना नहीं, पर फिर भी सही मायने में असली हेवनली क्रिएचर हूँ। यही काफ़ी है। तुम खुश होकर मुस्कुराते हो। इस लेवल के बैकग्राउंड के साथ फॉर्म बदलने के बाद, चाहे बड़ा गोल्डन इमॉर्टल या ताई ई गोल्डन इमॉर्टल ना भी बनूं, कम से कम गोल्डन इमॉर्टल तो पक्का बनूंगा। गोल्डन इमॉर्टल रेड वो में कोई खास बात नहीं, पर अगर पूरी सेफ्टी से जिंदा बचकर ब्लू स्टार वापस गया तो होंठों पर मुस्कान। रेड वो मैं आज छोटा सा फ्लेक्स भी किया तो ब्लू स्टार में कितनी नजरें खिंच जाएंगी, ये सोचकर हंसी रुकती ही नहीं। आगे मेमोरी खंगालते हुए तुम जल्दी ही समझ जाते हो मॉड्यूलर रेड वो की सिचुएशन। ड्रैगन कबीला चार समुंदर दबाकर बैठा है, यूनिकॉर्न कबीले ने सेंट्रल लैंड पर राज किया है, फीनिक्स कबीले ने आसमान पर कब्जा किया है। ड्रैगन, फीनिक्स, यूनिकॉर्न तीनों कबीले इस वक्त सबसे पावरफुल हैं। ये रेड वो का गोल्डन पीरियड है, तो ये ड्रैगन, फीनिक्स, यूनिकॉर्न की यूनिफिकेशन का टाइम है। नजरें और गर्म हो जाती हैं। दूसरा कोई होता तो सोचता ये टाइम बहुत खतरनाक है, गॉड डेमेंस का खेल है, हर तरफ रिस्क है। पर मैं रेड वो का पुराना पढ़ाकू अच्छे से जानता हूँ, ये सबसे अच्छा टाइम है। टाइम को विच डेमन वॉर होगी, विंड गॉड वॉर होगी, यहाँ तक कि जर्नी टू द वेस्ट पीरियड में रेड वो के लगभग सारे ट्रेजर्स और अवसर, सेंट्स और बड़े पावर हाउस बांट चुके होंगे। एक अकेला साधु उस टाइम किस्मत बदलना चाहे तो लगभग नामुमकिन। पर अभी तो दुनिया अभी अभी बनी है, सब कुछ अनजान, अनगिनत नेचुरल टैलेंट्स अभी सामने नहीं आए, अनजान फॉर्मेशंस में छुपे हैं। किस्मत वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाद वाले सेंट्स भी अभी अपने अपने ठिकानों में ध्यान लगाकर बैठे हैं, अभी कहीं आगे नहीं आए। नजरें धीरे धीरे और पक्की हो जाती हैं। अगर सही प्लानिंग करूं, ट्रैवलर वाले नॉलेज का फायदा उठाऊं, तो और भी ज्यादा मौके पा सकता हूं। यहाँ तक कि उस हेवन से ऊपर हमेशा फ्री रहने वाले मिश्रित बड़े गोल्डन इमॉर्टल स्टेज तक भी पहुंच सकता हूं। अगर वाकई मिश्रित बड़ा गोल्डन मॉर्टल बन गया, फिर ब्लू स्टार वापस गया, तो कितना पावरफुल होगा। न मरे न खत्म हो, ये तो शी हुआंग से भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। पहले फॉर्म बदलता हूँ सोचकर, जोश दबाकर, चारों कोई बड़ा जीव तपस्या में बाधा नहीं डालेगा। यह सोचकर तुम फुल पावर से तपस्या शुरू कर देते हो। पलक झपकते ही 10,000 साल शांत तपस्या में बीत जाते हैं। इस दिन शांत घाटी के ऊपर आसमान में अचानक बिना किसी संकेत के हजारों रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ती है। अनगिनत एनर्जी लोटस खाली आसमान से खिलते हैं, प्योर स्पिरिचुअल बारिश बनकर जमीन पर गिरते हैं। घाटी की गहराई से गुफा के अंदर से एक तेज आवाज फूटती है। चारों तरफ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अनजान खिंचाव से एक बड़े वर्लपूल में मिलकर गुफा में घुसने लगती है। रोशनी जमती है, नियम गूंजते हैं, अनगिनत नियम के धागे बुनते हैं, और तुम्हारा शरीर आखिरकार सिकुड़ना शुरू करता है, तेजी से जागते हुए। कुछ पल बाद चारों तरफ की रोशनी धीरे धीरे, हाथ उठाने में ही हेवन अर्थ से जुड़ी हल्की सी नफासत है। चारों तरफ हल्का सा फूल जैसा मूड बनाता है, प्योर रेड, वो एनर्जी की भारी और फुल पावर वाली फील निकलती है। ताई अचंभित, तुम अपने दोनों हाथ उठाकर अंदर समुद्र जैसी बहती हुई खतरनाक ताकत महसूस करते हो। दिमाग में पूरी तरह जमी हुई असली सोल भी। लंबी सांस छोड़ते हुए 10,000 साल हो गए। आज आखिरकार रेड वो में फॉर्म बदलने में सक्सेस हुआ। आवाज खाली गुफा में गूंजती है, हवा भी उस आवाज की लहर से हल्की कांपने लगती है। इतनी पावर अगर बाद के जर्नी टू द वेस्ट टाइम में होती, तो एक पहाड़ पर राजा बनकर एक तरफ का डेमन किंग बन सकता था, आसानी से। पर तुम्हें असली खुशी सिर्फ पावर, फॉर्म बदलने और असली सोल जमाने के उसी पल, अपने बॉडी की नेचुरल क्लियर एनर्जी की प्योरिटी के दम पर, हेवन अर्थ के बड़े नियम को छूकर तुम्हें अचानक प्यूरिफिकेशन नियम समझ आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तुम रुक नहीं पाते जोर से हंसने से। आंखों में लगातार गोल्डन रोशनी चमकती है। रेड वो का इतिहास अच्छे से पढ़ा हुआ ट्रैवलर होने के नाते तुम्हें अच्छे से पता है इस टाइमलाइन में इस नियम की कितनी वैल्यू है। आज रेड वो में हेवन अर्थ अभी अभी बना है। नेगेटिव एनर्जी बहुत गहरी है। 12 कबीले अभी सामने ही आए। लाखों जीव नेगेटिव एनर्जी से तड़प रहे हैं। असली इतिहास में 12 कबीले सिर्फ रेड वो की नेगेटिव एनर्जी सोखकर बेशुमार पुण्य पाते हैं। साथ में अपने खुद के हेवन बनाने वाले पुण्य से विच कबीले को उभरने का मौका मिलता है। जो पान गू कर सकता था, वो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे पास हेवन बनाने वाला पुण्य नहीं है, इसलिए बड़ा उभार तो नहीं ला सकता, पर पान गू से पहले प्यूरिफिकेशन नियम इस्तेमाल करके रेड वो की नेगेटिव एनर्जी को साफ कर सकता हूँ। धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं होगी। रेड वो में पुण्य सबसे बड़ी करेंसी है। जितनी हेवन अर्थ की नेगेटिव एनर्जी साफ करूंगा, उतना ही पुण्य बढ़ेगा। तब तक इतने सारे पुण्य के साथ लो प्रोफाइल रहकर छुपकर ब्लू स्टार वापस बुलाए जाने तक आराम से बच निकलना कोई मुश्किल बात नहीं। तुरंत काम शुरू करते हो। एक हल्की सी हरी रोशनी बनकर रेड वो की जमीन पर उड़ते हो। कई साल बाद एक लंबी काली पहाड़ी रेंज के सामने उतरते हो। ये जगह बंजर है, गरजती हवा है। हवा में गाढ़ी गहरे ग्रे रंग की धुंध फैली है, न घास न कोई जीव। सीधे हवा में क्रॉस लेग बैठ जाते हो, तभी शरीर से एक नफासत भरी हरी रोशनी फूटकर बड़े हलों में बदलकर चारों तरफ फैल जाती है। प्यूरिफिकेशन नियम पूरी ताकत से चलता है।
जहाँ जहाँ नियम गुजरता है, नेगेटिव एनर्जी बर्फ पिघलने जैसे प्योर हेवन अर्थ एनर्जी में अलग झपकते हजारों साल गुजर जाते हैं। काली पहाड़ी रेंज के ऊपर काले बादल छंट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है। तुम आंखें खोलते हो, नज़रों में हल्की थकान, पूरा एरिया अब नेगेटिव एनर्जी से साफ हो चुका है। प्यूरिफिकेशन नियम की समझ भी और गहरी हो चुकी है। अगली जगह चलते हैं, शरीर गायब हो जाता है, कोई परवाह नहीं। आगे लंबे साल तुम एक भटकते साधु बनकर रेड वो में हर जगह घूमते हो, जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी जमा होती है वहाँ तुम्हारी परछाई पहुंच जाती है। इतनी बड़ी हलचल आखिरकार रेड वो के टॉप लेवल पावर हाउस का ध्यान खींच लेती है। पूर्वी समुद्र के ड्रैगन पैलेस में ड्रैगन किंग गोल्डन हॉल में बैठे हैं। नीचे ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग रिपोर्ट देते हैं, बॉस, रेड वो कॉन्टिनेंट में एक हरे कपड़े वाला दासाधु आया है। नाम जियाहो है, बहुत ताकतवर है, नेगेटिव एनर्जी साफ करता है, जो हेवन अर्थ खुलने के बाद से रहने वाली गंदगी है, जिसे सारे जीव जानते हैं पर साफ नहीं कर पाते। ये सच में साफ कर पा रहा है। हैरानी की बात है, इसका तरीका बहुत नफासत भरा है। इसने कई जगहों से नेगेटिव एनर्जी को जड़ से साफ कर दिया है। ड्रैगन किंग एक पल रुककर बोलते हैं, इसने हेवन अर्थ का भला किया है, इसे परेशान मत करो, आदेश जारी करो। ड्रैगन कबीले के सारे मेंबर जियाहाओ को देखें तो रास्ता छोड़ें, बीच में ना आए। ये खबर धकते ज्वालामुखी के पास सेंट्रल लैंड के यूनिकॉर्न को भी पता चलती है। वो भी अपने कबीले को आदेश देते हैं परेशान ना करने का। इस वक्त तीनों कबीले जंग की तैयारी में है। फिर भी तुम्हारा यह काम उन्हें अजीब तो लगता है, पर सच में अच्छा काम है। कोई बेवजह टक्कर। जिहाओ नाम रेड वो के बड़े पावर हाउसेस के सर्कल में फैल जाता है। एक दिन तुम एक सुनसान जंगल में पहुंचकर अपनी पावर इस्तेमाल करने ही वाले होते हो कि साथी रुक जाओ। आसमान में एक लाल बादल तेजी से आता है, जमीन पर उतरकर एक लाल कपड़े वाले दाव साधु में बदल जाता है, चेहरे पर प्यार और आंखों में तारीफ भरी हुई। उसके पीछे एक और साधु है, चेहरे पर पुराना सा भाव, हाथ में स्क्रॉल लिए हुए। ये है मेरे दोस्त झेंग युआनजी। जियाहाओ सा लाल बादल वाला पहले बोलता है, मैं होंग यून हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई साथी। होंग यून चेहरे पर तारीफ लिए बोलता है, साथी बहुत अच्छे हैं। आज रेड वो के सारे जीव नेगेटिव एनर्जी से तड़प रहे हैं। आपने तपस्या का समय छोड़कर दुनिया की भलाई के लिए यह जहर निकालने का काम चुना। इतनी बड़ी सोच सच में तारीफ के लायक है। झेंग युआन जी भी सिर हिलाकर बोलता है, साथी का काम बहुत बड़ा है, अच्छा काम है। तुम हल्के से मुस्कुराकर कहते हो, मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस ये करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। अगर बुरा ना माने तो मैं भी आपकी मदद करना चाहूंगा। होंग यून की गर्मजोशी वाली नेचर के साथ वो तुरंत अपनी बाजू चढ़ाकर अपनी ताकत चलाकर आसपास की नेगेटिव एनर्जी साफ करने में मदद करने लगता है। इसके बाद सैकड़ों साल तक तीनों साथ चलते हैं। वानशो पहाड़ के मशल हॉल के पास से गुजरते हुए झिंग युआन जी खुद आगे बढ़कर बड़ा एक इमॉर्टल पहाड़ पर युवा और फूशी भी ये देखते हैं। युवा हल्की सी आह भरकर कहती है, इस इंसान में बहुत बड़ी दया है, पता होते हुए भी नेगेटिव एनर्जी कितनी मुश्किल है, फिर भी बिना किसी शिकायत के करता है। रेड वो में ऐसी तपस्या। फूशी अपनी उंगलियों से वीणा छूते हुए हल्के से हाथ रोककर बोलती है, सच है, ये असली दया है। वेस्टलैंड में डेमन एंसेस्टर लोहो अंधेरे में छुपकर ड्रैगन फिनिक्स यूनिकॉर्न तीनों कबीलों के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। यूजिंग पहाड़ पर होंग जुन दिन रात क्रिएशन डिवाइनेशन प्लेट के जरिए भविष्य पढ़ता है, लोहो की चालों पर नजर रखता है। दोनों तुम्हें भी नोटिस करते हैं, पर बिना किसी दिलचस्पी के देखते रह जाते हैं, कुछ अजीब नहीं मानते। कुनलुन पहाड़ पर थ्री प्यो की कहानी अलग है। काई चिंग लाओजी, यू चिंग युआनशी, शांग चिंग टोंगटियन तीनों बांस के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। टोंगटियन आंखें खोलकर दूर के कॉन्टिनेंट की तरफ देखता है। बड़े भाई, दूसरे भाई, वो जियाहाओ नाम का इंसान भले ही एक साधारण साधु है, पर उसमें बहुत जिम्मेदारी है। हम पान गू की असली संतान होकर पिता की सौंपी हुई जिम्मेदारी को क्यों भूल बैठे हैं? क्यों ना हम भी बाहर निकलकर रेड वो की नेगेटिव एनर्जी साफ करें, पिता के हेवन बनाने वाले पुण्य को पूरा करें। युआनशी माथे पर सिल्वर डालकर नाराज आवाज में कहता है, तीसरे भाई, बकवास बंद करो, हमें तो ध्यान लगाकर तपस्या पर ध्यान देना चाहिए। वो साधु अपना असली काम छोड़कर बस समय बर्बाद कर रहा है, इसकी तारीफ करने लायक कुछ नहीं है। लाओजी धीरे धीरे आंखें खोलकर शांत आवाज में कहता है, जो चाहे वो करे, हर आखिर में तुम्हारे लिए स्वीकृति और गहरी हो जाती है। 7 दिन बाद बुझो पहाड़ के नीचे 12 कबीलों के बीच बुझो पहाड़ पानगू हॉल के अंदर 12 ऊंचे बड़े शरीर एक साथ जमा होते हैं। वो जियाहाओ नाम का साधु हाल ही में बुझो पहाड़ के पास नेगेटिव एनर्जी साफ कर रहा है। वो जगह जल्द ही आगे बढ़ने वाली है। पीछे से भारी आवाज में पूछा जाता है, तुम लोगों को ये लड़का कैसा लगता है? हम पिता के खून मान से बने हैं। ये रेड वो पिता का शरीर है। वो लड़का पिता के शरीर की गंदगी साफ कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। होतू की आंखों में हल्की चमक आती है। भाइयों, जब एक साधारण जीव तक पिता के लिए रेड वो के लिए नेगेटिव एनर्जी साफ करना जानता है, तो हम पान गू की असली संतान होकर हॉल में छुपकर बैठे रहें, ये तो शर्म की बात है। जियांगलियांग अपनी टांग पर हाथ मारकर कहता है, बहन सही कही है, धत्तेरे की नहीं होने देंगे। 12 बेले तुरंत निकल पड़ते हैं। बुझो पहाड़ से बाहर आते हैं। उनके पास प्यूरिफिकेशन नियम नहीं है, पर वो नेगेटिव एनर्जी से भी तप सकते हैं, तो उनके लिए यह एक तीर से दो निशाने जैसा है। साल दर साल गुजरते हैं, समंदर बदलते हैं, आसमान बदलते हैं, पर झपकते ही 1 लाख साल बीत जाते हैं। इस दिन
रेड वो के सबसे उत्तर में एक दिन भी सूरज न देखने वाली गहरी घाटी के सामने हरे कपड़े पहने चेहरे पर 1 लाख साल की भागदौड़ का हल्का सा थकान दिखता है, पर आंखें अद्भुत चमकती हैं। सामने की घाटी पूरे रेड वो की आखिरी बची हुई नेगेटिव एनर्जी जग है। अंदर वहशी नेगेटिव एनर्जी आखिरी बार गरज रही है। तुम धीरे से दाहिना हाथ आते हो, हथेली में हरा प्यूरिफिकेशन नियम जमा हो हरा ड्रैगन बनता है। हेवन अर्थ हिल जाता है। गहरी घाटी में काली नेगेटिव एनर्जी तेज रोशनी में बिखर जाती है। आखिरकार एक धागा भी काला बचता नहीं। इसकी जगह प्योर गोल्डन हेवन अर्थ एनर्जी उठकर आसमान चढ़ जाती है। रेड वो की आखिरी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह साफ हो जाती है। पूरी रेड वो दुनिया इस पल पहले से कहीं ज्यादा साफ और शांत हो जाती है। साफ आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है। एक अजीब सी भारी प्रेशर पूरी रेड वो कुनलुन पहाड़ की चोटी पर। आसमान साफ था। अचानक एक कौवे की आवाज ने शांति तोड़ दी। एक पुरानी बड़ी सी एनर्जी अनजान से गिरने लगती है। पूरे रेड वो को हिला देती है। मार्शल हॉल में झेंग युआन जी स्क्रॉल लिए तुरंत उठ खड़ा होता है। बगल में होंग यून का चेहरा टाइट हो जाता है। आंखों में हैरानी। दोनों की नजरें उस एनर्जी के सोर्स की तरफ जाती हैं। वो जगह तुम्हारी लोकेशन है। होंग यून की आवाज भारी होती है। तुम तो रेड वो में नेगेटिव एनर्जी साफ कर रहे थे, अचानक इतनी बड़ी हलचल कैसे हुई? झेंग युआन जी तुरंत जवाब नहीं देता। वो अपनी किताब निकालकर हेवन अर्थ की छोटी सी बदलाव को महसूस करने लगता। होंग यून हैरान होकर तुरंत अपना शक्तिशाली नजर उस दिशा में भेजता है। पास ही फीनिक्स पहाड़ में नुवा और फूशी भी इस बड़ी हलचल से हिल जाते हैं। चेहरे पर हैरानी। पहाड़ की चोटी पर हवा तेज चलती है। नुवा आसमान की तरफ देखती है। नॉर्मली शांत आंखों में हलचल आ जाती है। ये एनर्जी हेवन की है। फूशी की वीणा की आवाज अचानक रुक जाती है। तार पर हाथ रुक जाता है। चेहरा हैरान। हेवन? वो नोआ की नज़र फॉलो करती है। क्या ऐसा है क्योंकि इतने सालों में उसके इस काम ने हेवन को छू लिया है? नोआ हल्के से सिर हिलाती है। चेहरे अगर सच में ऐसा है तो तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है। 1 लाख साल जैसे रोज नेगेटिव एनर्जी साफ करके रेडवो के जीवों की भलाई की, यह इनाम मिलना ही चाहिए। उसी वक्त कुनलुन के 3 प्योर वंस के स्थान पर माहौल इतना भारी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आसमान में लटके काले बादल अनजान ताकत से फट जाते हैं। एक बहुत चमकती हुई गोल्डन रोशनी तलवार की तरह बादलों को चीरकर रेड वो की जमीन पर तिरछी गिरती है। इस गोल्डन रोशनी में सबसे प्योर और साफ नोबल एनर्जी है। चाहे लाखों मील दूर हो, फिर भी इसकी शांति महसूस होती है। यह जरूर पुण्य का इनाम है। शांग चिंग टोंगटियन उस पहले दिखी गोल्डन पुण्य रोशनी को घूरते हुए ताई चिंग लाओजी की बंद आंखें हल्की कांपती हैं, नहीं खुलती, पर चारों तरफ की उनकी लय हिल जाती है। यूचिंग युआनशी का चेहरा पानी जैसा सख्त हो जाता है। उसे लगता है उसकी सबसे प्यारी इज्जत थोड़ी हिल गई है। टोंगटियन को दोनों बड़े भाइयों के चेहरे का भाव नजर नहीं आता। नजर भटकते हुए दोनों की तरफ। बड़े भाई, दूसरे भाई, मेरी पिछली सोच सही थी। वो सिर्फ एक साधारण साधु है, फिर भी वो रेड वो के लिए खुद से नेगेटिव एनर्जी साफ करने आ गया है। हम पान गू के 3 प्योर वंस होकर पिता की जिम्मेदारी सौंपी होने के बाद भी काम नहीं करते, ये सही नहीं। अगर हमने पहले मदद की होती तो अभी हमें भी हेवन का इनाम मिलता। बस करो, युआनशी ठंडी आवाज में डांटता है, आवाज भारी। उसे लगता है टोंगटियन की ये बात, और एक पल में हेवन खुद इनाम देने की तैयारी करने लगता है। ये इतनी सीधी बेइज्जती, इतने घमंडी और अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाले इंसान के लिए सहना मुश्किल है। लाओजी आखिरकार आंखें खोलता है, आंखों में उलझन की चमक। एक नज़र टोंगटियन पर डालकर आखिर कुछ नहीं कहता, फिर से आंखें बंद कर लेता है। जैसे इससे उसका कोई, और उसके टाइट चेहरे की लाइंस उसके अंदर की बेचैनी बता देती हैं। बुझो पहाड़ के नीचे, पानगू हॉल के सामने, वो जगह जो हमेशा सबसे ज़्यादा नेगेटिव और जलती एनर्जी वाली थी, अब आसमान से गिरती गोल्डन रोशनी से रोशन हो गई है। और भी अजीब बात, बुझो पहाड़ के ऊपर भी एक मोटा पुण्य का गोल्डन बादल जमा हो गया है। भले ही उत्तर वाली उस बड़ी सी सागर जितना बड़ा नहीं, पर काफी चमकदार है। हाँ हाँ, हमें भी मिला। जुरोंग आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसता है। आवाज गड़गड़ाहट जैसी घाटी में गूंजती है। दिजियांग और आकी बाहर निकलकर उस विच कबीले वाले पुण्य के बादल को देखकर सिर खुजाते हुए खुश हो जाते हैं। ये पुण्य हमारी बॉडी ट्रेन में तो कुछ काम नहीं आएगा, पर विच कबीले की ताकत बढ़ाने हो तो उत्तर की दिशा देखकर आंखों में अजीब सी चमक। सोचा नहीं था कि इस बार हम भी उसकी वजह से फायदा उठाएंगे। उसका एक एहसान बाकी रह गया। उत्तर की गहरी घाटी के पास पीली धरती दिखते हुए पूरी दुनिया जैसे शांत हो गई है। तुम हवा में खड़े हो, हरा दाचोगा हवा में फड़फड़ाता है। शांत मुस्कान लिए ऊपर आसमान की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हो। अचानक धड़ाम की आवाज, ऊपर आसमान में जमा हुआ गरज एक शांत गूंजने वाली धुन में बदलती है। बिना किनारे की गोल्डन पुण्य एनर्जी एक स्वर्गीय गोल्डन समुद्र की तरह नीचे बरसती है। इतने सालों की मेहनत आखिर कहाँ है? तुम सामने इस बेशुमार पुण्य को देखकर दिल की सारी थकान गायब हो जाती है। एक बड़ा चमकदार और पवित्र गोल्डन गोल पहिया अचानक हवा में बनकर उभरता है। चारों तरफ हर चीज को दबाने वाली भारी एनर्जी छोड़ता है। ये वही पुण्य का पहिया है जो तुमने अभी तक मिले सारे पुण्य को इकट्ठा करके बनाया है। रेडवो का कोई भी नॉर्मल साधु शायद मुझ पर हाथ उठाने। तुम मुड़कर गुफा की दीवार पर दिखते उस गोल्डन एनर्जी पहिए को देखते हो। दिल में सोचते हो, रेड वो में जहाँ कर्म भाग्य सबसे इंपॉर्टेंट है,
ये पुण्य का पहिया सबसे बड़ा सेफ्टी पास है। इतना ज्यादा पुण्य होने के बाद कोई भी रेड वो का बड़ा पावर हाउस अगर तुम्हें छेड़ना चाहे तो पहले इसका कर्म असर सोचना पड़ेगा। अगर सच में किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो हेवन तुरंत बदला लेगा। खाने पीने में परेशानी होगी तो छोटी बात होगी, हो सकता है ध्यान लगाते वक्त बार बार रास्ता भटक जाए, आखिर में राख होकर मर जाए। कोई करुणा नहीं। इसलिए जब तक तुम खुद कोई बड़ी गलती ना करो, बड़े कर्म में न फंसो, आगे की सेफ्टी लगभग पक्की है। पुण्य का पहिया वापस समेटकर राहत भर जाती है। इतने सालों की मेहनत के बाद बहुत रिलैक्स्ड महसूस होता है। दिमाग में हल्के से पुरानी बातें आने लगती हैं। ये रेड वो आने के बाद कि 10 पहली बार तुम्हें पुराने क्लासमेट्स याद आते हैं। पता नहीं चेन यांग सर और बाकी क्लासमेट्स सब कैसे हैं। तुम दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर गुफा की छत पर लटके स्टैलेक्टाइट्स को देखते हुए धीरे से बुदबुदाते हो। अभी वो सब किस लेवल पर होंगे? हाई लेवल फाइटर या गॉड बन गए होंगे। पर मेरी ताई गोल्डन इमॉर्टल पावर के मुकाबले तो गॉड किंग भी बहुत कमज़ोर हैं। इस वक्त ब्लू स्टार पर मीठा दिल हाई स्कूल में इस साल के 12वीं के स्टूडेंट्स के दूसरी दुनिया में जाने के बाद असली दुनिया में 1 महीना बीत चुका है। ऑफिस के अंदर बड़ी स्क्रीन दिन रात चमकती रहती है। चेन यांग और बाकी 12वीं क्लास के टीचर्स आंखें लाल किए हुए स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस 1 महीने में वो शिफ्ट में लगातार स्टूडेंट्स की जानकारी पर नजर रखे हुए हैं। स्क्रीन के सबसे ऊपर झांग चाओ का गोल्डन डोवो कॉन्टिनेंट मौजूदा प्रोग्रेस अब नोडिंग एकेडमी में पढ़ाई कर रहा है। मास्टर यू शियाओगांग की गाइडेंस में सीखा है ब्लू सिल्वर ट्विनिंग, ब्लू सिल्वर पैरासाइट जैसी पावरफुल सोल स्किल्स। चेन सर, झांग चाओ इस लड़के को अंदर गए 8-9 साल हो गए ना? सच में हर दिन बगल वाला एक टीचर एक कप गम चाय देता है, आवाज में जलन। चेन यांग चाय लेते हुए अपनी थकी आंखें मलते हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान। ये लड़का बहुत शांत दिमाग वाला है। 1 साल पूरा होने पर वापस आएगा तो ब्लू स्टार के टॉप फाइटर्स में इसका नाम पक्का होगा। वो एक घूंट चाय पीकर नजर स्क्रीन पर नीचे की तरफ ले जाते हैं। हरे नीले बॉक्सेस के बीच सबसे नीचे तुम्हारा वो ग्रे बॉक्स अब भी वैसा ही मरा हुआ पड़ा है, जैसे कोई ठंडी कब्र। चेन यांग सिर हिलाते हैं, दिल में ठंडी सोच। रेड वो गया, 1 महीने से कोई खबर नहीं। अंदर शायद उन अनजान जगहों के मॉन्स्टर्स ने हड्डियां तक चबा डाली होंगी। बात ना आने का नतीजा, अगले पल वो हमेशा से शांत पड़ा बॉक्स धीरे धीरे भर जाता है टेक्स्ट से। स्टूडेंट, दुनिया, रेड वो वर्ल्ड, मौजूदा लेवल, ताई ई गोल्डन इमॉर्टल, शुरुआती स्टेज, बैकग्राउंड, हेवन का एक साफ इमोरल नियम, प्यूरिफिकेशन नियम। आगे की जानकारी लोड हो रही है। ऑफिस में हवा एक पल के लिए एकदम शांत हो जाती है। ये शौक की वजह से नहीं, बल्कि उलझन की वजह से। ब्लू स्टार पर आज तक कोई रेड वो वर्ल्ड से वापस नहीं आया, इसलिए उस दुनिया की पावर सिस्टम के बारे में ऑफिस में किसी को कोई आइडिया नहीं है। कई टीचर्स स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर चेहरे पर अजीब भाव लिए कुछ समझ नहीं पाते। आखिरकार लिन सर माथे पर सिल्वर डालकर चुप्पी तोड़ते हैं। यह ताई गोल्डन इमॉर्टल शुरुआती स्टेज क्या लेवल है? बड़े सोल मास्टर से झांग चाओ की तो नेचुरल फुल पावर है। डोलो कॉन्टिनेंट में इतना सालों तप करके भी अभी बड़ा सोल मास्टर बना है। तुम इतनी जल्दी बड़ा सोल मास्टर से स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? ये भी सही है। तो ये बैकग्राउंड क्या है? हेवन का एक साफ इमॉर्टल नियम क्या चीज़ है? बिल्कुल समझ नहीं आता। कई टीचर्स धीमी आवाज में बात करने लगते हैं। आंखों में उलझन धीरे धीरे नफरत में बदलने लगती है। उनकी सोच में सोल पावर, फाइटिंग पावर ही असली और दिखने वाली स्ट्रांग ताकत है। ताई गोल्डन इमॉर्टल, बैकग्राउंड, नियम जैसे अजीब शब्दों में उन्हें कोई वजन नहीं दिखता। चेन यांग बगल में खड़े होकर थकाकर हाथ हिलाते हैं। छोड़ रेड, वो तो नाम से ही खतरनाक जगह है। सलामत वापस भी आया तो वो भी एक बड़ी बात होगी। किस्मत अच्छी रही तो जान बच जाए, फिर भी झांग चाओ के मुकाबले तो कुछ नहीं। ऐसी हाई रिस्क लो पावर जगह हमने पहले भी देखी हैं। अभी हमारा फोकस झांग चाओ पर हो चाहिए। सब सिर हिलाकर सहमति देते हैं। तभी अचानक बित की आवाज के साथ स्क्रीन के बीचों बीच फिर से लाइट चमकती है। चेन यांग की नजर तुरंत खिंच जाती है, सांस तेज हो जाती है, आंखों में जोश भर आता है। हाँ हाँ, 28वां लेवल। चेन यांग टांग पर हाथ मारकर जोर से हंसते हैं, स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए। झांग चाओ फिर से एक लेवल ऊपर गया। अब वो 28वें लेवल का बड़ा सोल मास्टर है। बहुत कमाल है। स्क्रीन पर झांग चाओ का गोल्डन बॉक्स तेज रोशनी छोड़ रहा है। ट्विन पावर की वजह से आंखों में जलन भरी हुई। चेन यांग हाथ पीछे बांधकर हॉल में इधर उधर टहलने लगते हैं, चेहरा गुलाबी। अगर ये रफ्तार बनी रही तो वापस आने पर सच में हमारे ब्लू स्टार का सबसे बड़ा फाइटर बन सकता है। हमारे मीठा दिल हाई स्कूल से असली ड्रैगन निकलेगा। ठीक उसी वक्त ऑफिस के कोने में फैक्स मशीन बज उठती है। एक इनक्रिप्टेड रेड हेड डॉक्यूमेंट सीधे मेन कंप्यूटर की फाइल्स में सेव हो जाता है। इक्विपमेंट संभालने वाले लिंसर माउस पकड़कर फाइल खोलते हैं। ऊपर ऊपर नजर दौड़ाकर चेन यांग की तरफ मुड़ते हैं। चेन सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट से नया नोटिस आया है। कुछ फ्रंटलाइन फाइटर्स एक अनजान जगह एक्सप्लोर करते हुए अभी हाई अथॉरिटी उसे समझने में लगी है। उम्मीद है जल्दी ही डाटा पब्लिक होगा। चेन यांग बिना सिर घुमाए नजर झांग चाओ के डाटा पर जमाए हुए हाथ हिलाकर टाल देते हैं। ये जरूरी नहीं है। सीक्रेट प्लेस डाटा हर साल आता है, ज्यादातर बेकार। अभी हमारे स्कूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है झांग चाओ पर नजर रखना, उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करना। समझ गए सर? टीचर्स ज्यादा कुछ नहीं कहते, फिर से बड़ी स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं, आंखों में फ्यूचर की गहरी उम्मीद। उसी वक्त रेड वो में एक छुपी हुई घाटी है। बाहर का शोर इस जगह से बिल्कुल दूर है। यहाँ का टाइम स्पीड ब्लू स्टार के इंसानों की सोच से भी कहीं ज्यादा तेज है।
अनगिनत गुफाओं में इमॉर्टल एनर्जी जमकर लिक्विड बनती है, जमीन पर जमा होकर एक ठंडी झील बनाती है। तुम शांति से पत्थर पर बैठे हो, सिर के पीछे पुण्य का पहिया धीरे धीरे घूमता है। हर बार घूमने पर हवा में हल्की सी प्योर हरी लहर फैलती है, वही है उग्र होकर उस अनदेखी दीवार से टकराती है। हेवन अर्थ की एनर्जी खींचती है, हजारों लंबे ड्रैगन बनकर तुम्हारी सांस के साथ शरीर में भरती है। 50,000 साल शांत ध्यान में गुजर जाते हैं। इस दिन तुम्हारी आत्मा की गहराई में एक बिना आवाज वाली गूंज फूटती है। तुम अचानक आंखें खोलते हो, आंखों में ब्रेक थ्रू की गर्मी। आखिरकार ताई गोल्डन इमॉर्टल लेट स्टेज में पहुंच गया। शरीर में कई गुना बढ़ी हुई खतरनाक ताकत महसूस करते हुए धीरे धीरे खड़े होकर शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करते हो। 50,000 साल हो गए। अपने दोनों हाथों को देखकर होंठों पर हल्की मुस्कान। बाहर ड्रैगन, फीनिक्स, यूनिकॉर्न, तीनों कबीलों की जंग भी अपने पीक पर पहुंचने वाली है। तुम अपनी सेंस बढ़ा सिर हिलाते हुए, यह मुसीबत मेरे लिए नहीं है। अभी माहौल गर्म है रेड, वो में हलचल है। सबसे समझदारी वाली बात है बाहर ना जाकर मस्ती ना करना। गुफा में चुपचाप रहकर ध्यान लगाना ही बेहतर है। हाँ, अब बड़ा गोल्डन इमॉर्टल तोड़ने पर फोकस करता हूँ। फैसला पक्का करके फिर से तपस्या में डूब जाते हो। पलक झपकते फिर 50,000 साल बीत जाते हैं। इस दिन तुम्हारे शरीर से निकलने वाली एनर्जी और मजबूत हो जाती है। आखिरकार सिर पर 3 फूल खिलते हैं, सीने में हथियार चमकते हैं। बड़ा गोल्डन इमॉर्टल स्टेज तुमने सक्सेसफुली तोड़ लिया है। इसके साथ ही हेवन अर्थ को महसूस करते हुए अचानक एक नया नियम समझ आता है, स्पेस नियम। तुम एकदम खुश हो जाते हो, बेकाबू होकर हंसते हुए। बहुत बढ़िया, ये तो मेरे लिए एकदम सही है। पहले से ही पुण्य का पहिया और प्यूरिफिकेशन नियम है। जोड़ो तो सच में अजय हो गया हूँ। नॉर्मल इंसान मुझे छेड़ेगा भी नहीं, और अगर कोई अंधा गुंगा टकरा भी गया तो स्पेस नियम से भाग सकता हूँ। एक बात ना जम तो सीधे स्पेस पार्क भाग जाऊंगा, कोई पीछा नहीं कर पाएगा। तपस्या रोककर अपनी सेंस बाहर भेजकर मौजूदा रेड वो की सिचुएशन चेक करते हो। तभी अचानक एक एक पुरानी सी गूंज पूरे रेड वो में गूंजती है। हेवन ऊपर है, मैं ड्रैगन किंग, ड्रैगन कबीले का मुखिया। इस 3 कबीले जंग का एक कारण रेड वो को नुकसान पहुंचाने का पाप मेरे सिर। आज से हमेशा के लिए ड्रैगन फॉर्म में चारों समूह की रखवाली करूंगा, कभी बाहर नहीं आऊंगा। इसी पल ड्रैगन किंग की इस बड़ी कसम के साथ फीनिक्स और यूनिकॉर्न की तरफ से भी उदास गहरी आवाजें पूरे हेवन अर्थ में गूंजती हैं। दोनों अपने अपने इरादे के हिसाब से हेवन के सामने बड़ी कसम खाते हैं। इसके बाद फीनिक्स कबीला हमेशा के लिए ज्वालामुखी की रखवाली करेगा। हवा जैसे बादल छांटती हुई धीरे धीरे शांत हो जाती है। ये बड़ी जंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। छुपी हुई गुफा में तुम लंबी सांस छोड़ते हो, पूरा शरीर हल्का महसूस होता है। तीनों कबीलों की जंग आखिरकार खत्म हो गई। मेरे मौजूदा कार्ड्स के हिसाब से अगर बहुत बड़ी मुसीबत से ना टकराया तो रेड वो में खुद को बचाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जल्दी ही माथे पर हल्की सिलवट आती है। आगे की बात सोचकर तीनों कबीलों की जंग खत्म हुई। अब शायद डाओ डेमन वॉर आएगी। ये भले ही हेवन अर्थ की बड़ी जंग नहीं है, पर खतरा उतना ही ज्यादा है, कम नहीं। असली इतिहास में डाओ डेमन वॉर होंगजुन और लोहो के रास्ते का झगड़ा था। लोहो ने शूमी पहाड़ पर कई इमॉर्टल तलवार फॉर्मेशंस लगाए होंगजुन से लड़ने के लिए। वेस्टलैंड साथ में मदद के लिए आए अनगिनत साधु पूरी तरह चकनाचूर हो गए। आखिर में सिर्फ होंगजुन और यांग मेई एंसेस्टर ही बचे। यांग मेई एंसेस्टर तो सीधे स्पेस नियम से भागकर रेड वो से निकल गया। मरे साधुओं के छोड़े हुए ट्रेजर्स और जंग के बाद का बेशुमार पुण्य सब होंगजुन एक अकेले की जेब में चला गया। ये सोचकर तुम्हारी आंखें चमक जाती हैं। तो अगर मैं भी वहां जाऊं, मुझे मरने की जिद नहीं है, बस होंगजुन के हेवन अर्थ बचाने वाले फ्लैग के साथ जाकर कोई सेफ जगह ढूंढकर स्पेस नियम छुपकर बैठ जाऊंगा। जब लोहा फंस जाएगा चारों तरफ, मैं स्पेस नियम के दम पर कुछ उठाकर भाग जाऊंगा। कितना अच्छा रहेगा। ये सोचकर तुम और भी उत्साहित हो जाते हो। अभी सिर्फ बड़ा गोल्डन इमॉर्टल पावर है और थोड़ा पुण्य है, पर एक अच्छा सा ट्रेजर भी नहीं है। सच में तंगी है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को इस्तेमाल करके अच्छे से खजाना बटोरना ही चाहिए। सोच पक्की करके तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठकर पूरी ताकत से स्पेस नियम पर ध्यान लगाते हो। सिर्फ भागने और जान बचाने वाली टेक्निक को परफेक्ट करके ही जरूरत पड़ने पर पूरी सेफ्टी मिली। पलक झपकते ही 30,000 साल गुजर जाते हैं। इस दिन तुम आंखें खोलते हो, आंखों में एक गहरी स्पेस वाली चमक शरीर के चारों तरफ घूमती है। स्पेस नियम की समझ अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। ठीक इसी वक्त साथ मिलकर डेमन एंसेस्टर लोहो को खत्म करेंगे, डेमन रास्ते को जड़ से मिटाएंगे। एक पल में पूरे रेड वो में हलचल मच जाती है। ये यांग एंसेस्टर, यांग मेई एंसेस्टर, कियांकुन एंसेस्टर जैसे कई बड़े पावर हाउस आंखें खोलकर इसमें बड़ा मौका छुपा हुआ महसूस करते हैं। तुरंत स्पेस फाड़कर वेस्टलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में तुम मुस्कान दबाकर सोचते हो, आखिरकार आ गया। तुम भी बाहर निकलते हो, एक हरी रोशनी बनकर सीधे वेस्टलैंड शूमी पहाड़ की तरफ उड़ते हो। पर तुम्हें नहीं पता था कि यह एक कदम रेड वो के हर बड़े पावर हाउस की नज़र तुम्हारी तरफ खींच लेगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछली बार जब तुमने हेवन अर्थ की नेगेटिव एनर्जी साफ की थी तो उसकी हलचल इतनी बड़ी थी कि हेवन ने बेशुमार पुण्य बरसाया था। अब रेड वो के कई बड़े पावर हाउस तुम्हारी हर हरकत पर पहले से बड़े भाई, वो इंसान बिना किसी वजह के हेवन का पुण्य लेने के बाद हजारों साल गुफा से बाहर नहीं निकला। अब होंगजुन ने सबको वेस्टलैंड बुलाया है, वो सबसे पहले तैयार हो गया।
क्या उस खतरनाक वेस्टलैंड बैटलफील्ड में भी कोई मौका है? ताई माथा सिकोड़कर पूछता है। दिजुन अपनी आस्तीन ठीक करते हुए नजर गहरी करके कहता है, यह इंसान बिना सोचे समझे काम नहीं करता। पिछली बार भी हमें लगा वो समय बर्बाद कर रहा है। आखिर में उसने अकेले बेशुमार पुण्य लूट लिया। साफ पता चलता है इसका बड़ा भाग्य, बड़ी हिम्मत, बड़ी सूझबूझ है। ये वेस्टलैंड गया है, जरूर कुछ बड़ा मौका है। ताई की आंखें चमक जाती हैं। तो हम भी चलें? चले। दिजुन फैसला लेकर साथ में वेस्टलैंड चलते हैं। देखते हैं वहां क्या है। दोनों फूशी वीणा से हाथ हटाकर नोआ की तरफ देखते हैं। बहन, वो साथी भी वेस्टलैंड गया है। नोआ हल्के से सिर हिलाकर, सुंदर आंखों में सोच का भाव। पिछली बार उसने नेगेटिव एनर्जी साफ करके इतना बड़ा पुण्य पाया था। बहुत समय से चुप रहा। अब फिर से वेस्टलैंड जा रहा है। शायद कुछ बड़ा मौका है। फूशी खड़े होकर हल्के से चोगा ठीक करते हुए मुस्कुराते हैं। अगर ऐसा है तो चलो हम भी थोड़ी मस्ती देख आते हैं। अगर हेवन की मर्जी से डेमन रास्ता खत्म हो जाए तो ये भी एक अच्छा काम है। नोआ हल्के से मुस्कुराकर फूशी के साथ दो रोशनी बनकर आसमान में उड़ जाती है। कुनलुन पहाड़ पर टोंगटियन वेस्टलैंड की तरफ उठते बादल देखकर उत्साहित होकर खड़े होते हैं। बड़े भाई, दूसरे भाई, होंगजुन, इस बार हमें जरूर जाना चाहिए। ताई चिंग लाओजी शांति से ध्यान लगाए बैठे, चेहरे पर ना खुशी न गम। यू चिंग युआनशी हल्के से आस्तीन झाड़ते हुए ठंडी आवाज में कहते हैं, ये सिर्फ डाव का झगड़ा है, हमसे क्या मतलब? वो तो बस एक साधारण साधु है, इधर उधर घूम रहा है। हमें उसकी नकल करने की क्या जरूरत? टोंगटियन तुरंत आ भरते हुए, दूसरे भाई ऐसा मत कहो। पिछली बार जब नेगेटिव एनर्जी साफ हुई थी, अगर दोनों भाई मेरे साथ चलते तो शायद वो बरसने वाला हेवन का पुण्य हमारा ही हिस्सा होता। ये बात सुनते ही हवा जैसे जम जाती है। युआंशी का चेहरा एकदम काला पड़ जाता है, दिल में गुस्सा भरता है। बड़ी मुश्किल वो अपनी पूरी जिंदगी इज्जत की परवाह करते रहे। पिछली बार हेवन के इनाम से जो तमाचा लगा था वो अब भी दिल कांटे की तरह चुभ रहा है। आज टोंगटियन ने फिर से वही बात याद दिला दी। यह तो सीधा घाव खुरना है। युआंशी अचानक खड़े होकर आंखों में गुस्सा भड़काकर तेज आवाज में डांटते हैं, टोंगटियन, तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूं भी या नहीं? हर बात में उसका नाम लो। तुम्हें उसकी नकल इतनी पसंद है तो जाकर उसी की सेवा करो। इस वेस्टलैंड जंग में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ताई चिंग लाओजी की आंखें भी अंदर से हिलती हैं। उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी है। वो धीरे से आंखें खोलकर थोड़ी सख्त आवाज में कहते हैं, टोंगटियन, बकवास बंद करो। हमें बस हेवन की राह पर चलना चाहिए। बाहर की चीजों की चाह नहीं करनी चाहिए। इस बार वेस्टलैंड जंग में टोंगटियन वहीं खड़े रह जाते हैं। पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। उन्होंने तो बस एक सच बात कही थी। अचानक दोनों बड़े भाइयों को इतना गुस्सा क्यों आ गया? गुस्से में कमरे में चले गए युआनशी और फिर से आंखें बंद करके बैठे लाओजी को देखते हुए टोंग गुस्सा भी आ गया। नहीं जाना तो न जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। टोंगटियन हल्की सी नाक फुलाकर तुरंत अपनी तलवार निकालकर एक तेज रोशनी बनकर बिना पीछे देखे स्पेस फाड़कर अकेले वेस्टलैंड की तरफ उड़ जाते हैं। बुझोऊ पहाड़ के नीचे पानगु हॉल में 12 विच एक साथ बैठकर तेज बहस कर रहे हैं। क्यों जाए वेस्टलैंड? वो होम जुन क्या चीज है, हमें बुलाने का हक भी है? जुरोंग गला फाड़कर चिल्लाते हैं। शरीर में गुस्से की एनर्जी उबल रही है। डाउडम का झगड़ा हमारे विच कबीले से क्या लेना देना? दीजियांग भी माथा सिकोड़ते हैं। सही कहा, हम बस पिता को मानते हैं, हेवन को नहीं। होंग जुन के लिए मैदान भरने की क्या जरूरत? सब सहमत होते हुए मना करने की सोच ही रहे थे कि चुप बैठी हो तो धीरे से बोलती। उनका काम कोमल है। पिछली बार उसने रेड वो की नेगेटिव एनर्जी साफ की, वो पिता के लिए इस धरती को साफ करने के लिए था। इस बार वो जाकर भी कहीं ना कहीं पिता के छोड़े हुए रेडवो को बचाने के लिए ही तो जाएगा। वो हल्के से सिर उठाकर, आंखों में गंभीरता, जब वो एक साधारण जीव भी इतनी बड़ी सोच और जिम्मेदारी रखता है। हम पान गू की असली संतान पिता के खून मांस होकर अगर चुपचाप बैठे रहें तो क्या ये नहीं दिखाता कि हमारी सोच और जिम्मेदारी उससे भी कम है? ये बात मानो एक बड़े हथौड़े की तरह 12 के दिल पर सीधी लगती है। जंगलियांग टांग पर हाथ मारकर आंखें बड़ी करके, अरे यार, बहन सही कह रही है, धत्तेरे की। जुरोंग तेजी से उठ खड़े होते हैं। शरीर में जोश भर जाता है। दिजियांग एकदम खड़े होकर बड़े हाथ से इशारा करते हुए आवाज हजारों मील दूर तक गूंजती है, चलो वेस्टलैंड। सोच में पीछे नहीं रह सकते। 12 विच के आसमान छूते विशाल शरीर धड़ाधड़ बुझो पहाड़ से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी और तूफान लपेटते हुए तेजी से वेस्टलैंड की तरफ बढ़ते हैं। इसी वक्त तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि तुम्हारी एक एक हरकत रेड वो में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर चुकी है। यहाँ तक कि उन सारे बड़े पावर हाउसेस को भी, जो डाओ डेम वॉर में हिस्सा लेने का सोच भी नहीं रहे थे, वेस्टलैंड की तरफ खींच लिया है। तुम सिर्फ स्पेस नियम और छुपने की टेक्निक चलाते हुए शांति से वेस्टलैंड की तरफ बढ़ते रहते हो। कुछ हजार साल बाद आखिरकार वेस्टलैंड शूमी पहाड़ भारी भरकम रेड वो की जॉइंट आर्मी पहले से लाइन में खड़ी है। होंगजुन, यिन योंग, यांग मेई, कियान कुन, चारों टॉप एंसेस्टर्स सबसे आगे ऊंचे खड़े हैं। चारों तरफ रोशनी से घिरे प्रेशर पुराने उनके पीछे तारों जैसे अनगिनत रेड वो के साधु हैं। जंग की चीख पुकार आसमान छू रही है। तुम बिना आवाज के आर्मी में घुस जाते हो, बहुत माहिर तरीके से पीछे पीछे चलकर आखिर में खुद को आर्मी के सबसे ठंडे कोने में, लगभग बैटलफील्ड से बाहर वाली जगह में जमा लेते हो। खड़े होकर दिल की खुशी दबाकर चुपचाप सोचते हो, यहाँ तक काफी है, अब बस जंग शुरू होने का इंतजार करना है। होंगजुन और बाकी लोग अगर लुओहो और डेमन कबीले की मुख्य फौज से जान चलेंगे,
मैं टीम के सबसे पीछे बस दिखावटी ताकत लगाऊंगा, गड़बड़ में मछली पकड़ूंगा। जब लूहो बिल्कुल फंस जाएगा, हार मानने वाला होगा, मैं तुरंत आसमान के किनारे पर अचानक दो बेहद गर्म गोल्डन रोशनी की धाराएं उठती हैं। गर्म सूरज की आग आधे आसमान में फैल जाती है। दिजुन और ताई ये हवा फाड़ कर आते हैं। वो सीधे सामने जाकर होंगजुन और बाकी एंसेस्टर से नहीं मिलते। शूमी पहाड़ के पास पहुंचकर पहले आसमान में कुछ चक्कर काटते हैं। नजर नीचे लगातार घूमती रहती है, बहुत ध्यान से चेक करते हैं। आखिरकार तुम्हारी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। बड़े भाई, वो इंसान वहां है। दिजुन सिर हिलाते हुए, चलो, हम उसके पीछे रहेंगे, वो जो करेगा हम भी वही करेंगे। ताई लगातार सिर हिलाते हुए। फिर दोनों तेजी से शू 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 गर्म हवा की लहर छंटते ही दिजुन और ताई तुमसे 100 मीटर दूर एक कोने में उतर आते हैं। तुम्हारी आंखें फटने वाली हो जाती हैं, बिल्कुल हैरान। अरे यार दिजुन और ताई, ये दोनों असली रेड वो के इतिहास के मुताबिक तो इनका आना बनता ही नहीं था। पर अभी तुम शौक से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि आसमान से फिर दो नरम रोशनी धीरे धीरे उतरती है। नफासत भरी खुशबू फैलती है। फूशी वीणा बजाते हुए नुआ हवा में तैरती हुई। दोनों भाई बहन भी उसी सुनसान पिछली कतार में उतरते हैं। बैठते ही नुआ हल्के से मुड़कर तुम्हारी तरफ देखती है। गर्म जोशी भरी मुस्कान के साथ हल्का सा नमस्ते करती है। तुम पूरे शरीर से एकदम टाइट हो जाते हो, फिर से हैरान। क्या यार, नुआ और फूशी भी आ गए? ये तो सच में बहुत अजीब है। सच में बहुत अजीब। पर जो चीज़ तुम्हें और हैरान करती है, वो अभी भी होनी बाकी है। एक बेहद चमकती हुई तेज तलवार की रोशनी। वो चारों तरफ देखकर दिजुन, ताई, नुआ, फू, शी, सबको वहां देखकर आंखें चमकाकर सीधे उस छोटे से ग्रुप में आकर तुम्हारे बगल में खड़े हो जाते हैं। थोड़ी दूर अभी तुमने एक घूंट थूक भी निकला नहीं होता कि जोरदार आवाज के साथ स्पेस जोर से कांपती है। 12 ऊंचे बड़े विच के शरीर आसमान से टूटकर गिरते हुए तेजी से आते हैं। 12 विच एंसेस्टर भारी नेटिव एनर्जी लेकर बैटलफील्ड में घुसते हैं। दिजियांग तो पूरे मैदान में चिल्लाकर गरजते हैं, लुओहो बूढ़े पानगु असली संतान यहाँ है, आज हम तेरे इस शूमी को गिराएंगे। दिजुन, काई, ई, नुवा, फूशी, टोंगटियन उनकी तरह नहीं है। 12 रिच एंसेस्टर बिल्कुल पीछे रहने का इरादा ही नहीं रखते। अपने गन उनकी नज़र में जब आ ही गए तो सबसे आगे जाकर अच्छे से परफॉर्म करना ही चाहिए। किसी भी हाल में तुम अकेले रेड वो को बचाने का सारा क्रेडिट ना ले लो, नहीं तो 12 रिच की इज्जत कहाँ रही। इसलिए इस वक्त आर्मी की सबसे पिछली पंक्ति में खड़े तुम हैरान होकर सामने के 12 रिच को देखते हो, फिर पलटकर अपने आसपास खड़े दिजियांग, ताई, नुआ, फूशी, टोंगटियन को देखते हो। दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। ये नहीं, ये तो मेरी जानी हुई रेड वो हिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। असली टाइमलाइन में ये लोग तो डाओ डेमन वॉर में हिस्सा ही नहीं लेते थे ना। सब अपने अपने गुफा में ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। अब इस बार सब क्यों रहे? तुम माथे से ठंडा पसीना पोंछते हो, होंठ हल्के फड़फड़ाते हैं। क्या ये सब मेरे और अजीब? पर अब जो हो गया सो हो गया, कुछ किया भी नहीं जा सकता। इन्हें आगे जाकर वापस भेजा तो नहीं जा सकता। बस अब एक एक कदम देखते हुए चलना पड़ेगा। तुम मन ही मन सोचते हो, अब तो पूरी तरह अफरा तफरी है। खैर, जैसे ही लोहो बाहर निकलेगा मैं तुरंत भाग जाऊंगा। मुझे तो कोई नहीं जला पाएगा। बाकी तुम लोग अपना अपना ख्याल रखना। पर इस पर सबसे ज्यादा हैरान, सबसे ज्यादा हिला हुआ इंसान तुम नहीं हो, बल्कि आर्मी के सबसे आगे ऊंचे खड़े होंगजुन एंसेस्टर हैं। होंगजुन हाथ में क्रिएशन डिवाइनेशन प्लेट पड़े आगे की जंग की स्पीच देने ही वाले थे कि अपनी सेंस चलाई तो पूरा शरीर वहीं जम गया। सिर्फ ये देखकर कि जो कभी उनकी कैलकुलेशन में नहीं था, वो सूरज देवता दिजुन, ताई और नोआफूशी भाई बहन, पानगू के 3 प्योर वंस में और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, वो 12 विच जो कभी किसी की बात नहीं मानते, सिर्फ पानगू को मानते हैं, वो भी चिल्लाते हुए सबसे आगे पहुंच गए। सबसे पहले हमला करने की जिद पर अड़े हैं। इस अचानक भरे हुए मैदान को देखकर होंगजुन की पलकें तेजी से फड़कती हैं। हाथ में पकड़ी लाठी हल्की कांप जाती है, पूरी तरह हैरान। ये सब यहाँ कैसे आ गए? ये तो उनके क्रिएशन डिवाइनेशन प्लेट से निकाली गई तस्वीर से बिल्कुल अलग है। इसी वक्त रेड वो शू मी पहाड़ के बाहर काले बादल घने हो जाते हैं। डेमन एनर्जी गुस्से में उबलते हुए आसमान ढंक जाता है। आर्मी के सबसे आगे खड़े होंगजुन एंसेस्टर इस वक्त हाथ में क्रिएशन डिवाइनेशन प्लेट थामे दाव रोक। होंगजुन के दिल में तूफान मचा हुआ है, पलकें तेजी से कांप रही हैं। वो टॉप लेवल नेचुरल डेमन गॉड का पुनर्जन्म है। पहले ही 3 आत्माएं निकाल चुके हैं। हाथ में क्रिएशन डिवाइनेशन प्लेट लिए पहले ही रेड वो के आगे की चाल चुके हैं। पहले की गणना के मुताबिक इस डाओ डेमन जंग में भले ही कड़ी लड़ाई होगी, यिन यांग, कियानकुन जैसे एंसेस्टर मर भी सकते हैं, पर आखिर में जीतेंगे तो वही होंगजुन ही। रेड वो को बचाने का सारा बड़ा पुण्य आसानी से उनका होगा। हेवन का असली नुमाइंदा बनकर डाओ की जीत तय है। पर सामने की तस्वीर उनकी क्रिएशन डिवाइनेशन प्लेट से मिलती जुलती नहीं है। उन्होंने 1000 बार गणना की, फिर भी सोचा नहीं था कि दिजुन, ताई, नुवा, फूशी आएंगे। यहाँ तक कि टोंगटियन और होंगजुन के माथे पर हल्का पसीना आता है। टोंगटियन और 12 विच पान गू के हैवन बनाने वाले पुण्य के साथ बंधे हैं। दिजुन, ताई, नोआ, फूशी तो टॉप लेवल किस्मत वाले हैं, या तो भविष्य के मुख्य किरदार हैं, या फिर तय है कि डाओ की जीत के साथ ही बचेंगे। ये सारे बुजुर्ग अगर शूमी पहाड़ पर उन्हें मॉर्टल तलवार फॉर्मेशन से टकराकर चोट खाएं या मर भी जाएं, तो इसका सारा बड़ा कर्मफल इस बुलाने वाले यानी होंगजुन के सिर पर आएगा। तब तो डाओ की जीत की बात छोड़ो, सिर्फ हेवन का गुस्सा और पानगू का बदला ही उन्हें तुरंत राख कर देगा। ये सोचकर होंगजुन का सिर सुन्न हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता।
बाकी सब मर सकते हैं, पर ये कुछ लोग बिल्कुल नहीं मरने चाहिए, नहीं तो मेरी मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। वो एक गहर साथियों, ये जंग बहुत खतरनाक है। लूहों के तरीके बहुत क्रूर हैं। आप सब पानगु की असली संतान हैं। जरा भी खतरा मोल ना लें। कृपया जल्दी से पीछे आर्मी के पिछले हिस्से में हट जाइए। मैं और बाकी साथी सबसे आगे लड़ लेंगे। बाराविच, कहाँ किसी की सुनने वाले, स्वभाव से गर्म और सख्त, आंखें बड़ी करके अपना बड़ा हथियार उठाकर गुस्से में, होमजन, तू हमें छोटा मत समझ। हमें पीछे हटने के लिए क्यों कह रहा है? क्या तू सोचता है हम इस जान से डरने वाले हैं? दिजियांग ठंडी हंसी हंसते हुए, आवाज हजारों मील गूंजती है। हम पान गु पिता के खून मांस से बने हैं। यह रेड वो पिता का शरीर है। अब डेमन रास्ता धरती को बर्बाद कर रहा है। तुम साधु लोग हिम्मत करके आगे खड़े हो। हम पान गु की असली संतान हो। एक समूह डेमन के बच्चे, जुरोंग बगल में गरजते हुए। बारह विच बिल्कुल होंग जुन की बात नहीं सुनते। चाहते हुए भारी डेमन एनर्जी उठाकर आगे पीछे की परवाह किए बिना सीधे बैटलफील्ड के फ्रंट लाइन में घुस जाते हैं। तुम होंग जो हाथ में लाठी थामे वहीं खड़े होकर सिर पकड़ लेते हैं। लगभग तुम सब मौत से नहीं डरते, ठीक है, पर मुझे तुम्हारी मौत से डर लगता है। पर वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। ज्यादा बोलेंगे तो आर्मी का जोश ही गिर जाएगा। बस सिर दर्द के साथ खामोश रह जाते हैं। आर्मी की सबसे पिछली कतार में तुम एक बड़े पत्थर के सहारे खड़े होकर, दोनों हाथ बांधकर, सामने घबराए होंग और गुस्से से भरे विच को देखते हो। होंठ बुरी तरह फड़फड़ाते हैं। हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। उफ, ये सब कैसे ऐसा हो गया? विच तो सच में कमाल हैं। इतना कुछ हो गया कि होंग जुन भी इन्हें रोक नहीं पा रहे। छोड़ो, मुझसे क्या लेना देना, यहीं छुपकर मौका देखता हूँ। तुम मन ही मन सोचते हो, पर अभी सोच पूरी भी नहीं हुई कि आंखों के कोने से पास खड़ी नुआ और फूशी दिजुम ताई पर नजर पड़ती है। सब तुम्हें दिल में साफ पता है। ये सब पिछली बार तुम्हारे बेशुमार पुण्य कमाने की बात से जुड़ी बात समझ गए होंगे। इस बार खास तौर पर तुम्हारे पीछे पीछे आए हैं। दिल में बेबसी है, पर कुछ किया भी नहीं जा सकता। किसने कहा था पहले पुण्य कमाने की हलचल इतनी बड़ी करना? अब ये सब पीछे लग गए। तुम सिर हिलाते हो जैसे कुछ देखा ही नहीं, फिर से चुपचाप अपनी जगह खड़े होकर इंतजार करते हो। फेंग तियान डॉरिन के मन में विच को सबसे आगे जाते देखकर वो भी पीछे रहना नहीं चाहते। वही पान गू के असली संतान होकर विच जब मारकाट में सबसे आगे हैं तो वो कैसे पीछे रह सकते हैं? टोंगटियन जोरदार आवाज के साथ, पीठ पर लगी क्विंपिंग तलवार पूरे आसमान को चीरती तेज रोशनी बनकर, 12 विच के पीछे पीछे बिना पीछे मुड़े सबसे आगे मारकाट करने पहुंच जाते हैं। पूरी फ्रंट लाइन एक पल में पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। धड़ाम, शून्य पहाड़ की गहराई से अचानक 33 आसमान तक गूंजने वाली एक जोरदार आवाज फूटती है। आसमान अंधेरा हो जाता है। न सूरज न चांद। हर तरफ की बिना किनारे की काली डेमन एनर्जी आसमान के दरिया से बहते हुए फूट पड़ती है। सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर, सबसे बर्बर मारकाट वाली एनर्जी एक पल में पूरे रेड वो को ढंक लेती है। हजारों खून के रंग की तलवार एनर्जी बारिश की तरह गिरती है, स्पेस फाड़ते हुए सीधे चारों को निशाना बनाती है। साथियों, फॉर्मेशन तोड़ो। होंग जुन बड़ा हाथ उठाकर आसमान के हजारों शुभ बादल फूल की तरह उठाते हुए 10,000 गोल्डन कमल गिरकर आती हुई तलवार एनर्जी को रोक लेते हैं। इन यांग एंसेस्टर अपना यिन यांग शीशा निकालते हैं। काली सफ़ेद एनर्जी घूमकर आती हुई तलवार रोशनी को टुकड़ों में बदल देती है। कियानकुन एंसेस्टर अपना कियानकुन बर्तन घुमाकर जोरदार आवाज के साथ फॉर्मेशन में उबल रही उग्र एनर्जी को दबाकर रखते हैं। यांग में एंसेस्टर सबसे आराम से हैं। शरीर के चारों तरफ स्पेस मुड़ जाता है। आती हुई सारी तलवार एनर्जी बगल में गिरने की जगह अनगिनत बार स्पेस की गहराई में ट्रांसफर हो जाती है। लो हो, आज तेरी मौत का दिन है। एंसेस्टर गरजते हुए कियानकुन बर्तन जोर से फॉर्मेशन के बीच पटकते हैं। दोनों तरफ फॉर्मेशन के अंदर आसमान जमीन हिला देने वाली लड़ाई चलती है। नियम लगातार गूंजते रहते हैं। कानों में बिना रुके आवाजें भरती रहती हैं। बैटलफील्ड की सबसे आगे की लाइनें, हा हा हा, मजा आ गया। जुरोंग आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसते हैं। शरीर के चारों तरफ लाखों फीट लंबी आग लपेटकर एक मुक्के से एक ताई ई गोल्डन इमॉर्टल लेवल डेमन जनरल को राख में बदल देते हैं। पास ही टोंगटियन अपनी क्विंपिंग तलवार पकड़े तलवार की रोशनी ड्रैगन की तरह घूमकर पल में सैकड़ों हजारों डेमन सिपाहियों को मार देते हैं। टोंगटियन एक तलवार से सामने की लाइन काटकर सिर घुमाकर जुरोंग की तरफ देखते हैं। जुरोंग, अच्छी मुक्केबाजी है। सच में पान गू की असली संतान का हुनर है। जुरोंग चेहरे पर लगे डेमन खून को पोंछते हुए दांत निकालकर हंसते हैं। तू भी कम नहीं है। तेरी तलवार बहुत करारी है। तुझे पसंद आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दिल में हल्की सी पहचान की भावना उभरती है। हाथ की चालें और भी तेज और भी दमदार होती जाती हैं। बैटलफील्ड के सबसे किनारे में तुम टूटे हुए बड़े पत्थर के पीछे झुककर बैठे हो। सामने डेमन एनर्जी उबल रही है। कभी कभी उंगली से हल्की सी हरी रोशनी छोड़ते हो। बिल्कुल सही निशाने पर अपनी तरफ आते उड़ते हथियार को उड़ा देते हो। फिर से बैठ जाते हो। अपनी ताकत भी दिखाने का मन नहीं करता। चुपचाप दिल से आराम से पीछे खड़े दिजुन और ताई ये सब साफ साफ देखते हैं। ताई माथा सिकोड़कर दिजुन को दिमाग में आवाज भेजते हैं, बड़े भाई, ये इंसान आखिर क्या कर रहा है? आगे जाकर हमला क्यों नहीं करता? यहाँ बैठकर इस मौका देख रहा है। सामने विच और टोंगटियन चारों तरफ लड़े हैं।
हमें भी आगे जाना चाहिए क्या? दिजुन तुम्हारी परछाई पर नजर गड़ाए, थोड़ी देर सोचकर आखिर सिर हिलाकर मत जाओ। ये इंसान कुछ न कुछ जरूर सोचकर करता है। पिछली बार भी ऐसा ही लग रहा था, जैसे कोई काम नहीं कर रहा। आखिर में अकेले सारा पुण्य ले उड़ा। ये यहाँ बैठा है, जरूर कोई गहरा मतलब है। हम यही नजर रखते हैं। ताई आह भरकर बेबसी से मान जाते हैं। दूसरी तरफ नुआ और फूशी भी चेहरे पर अजीब भाव लिए फूशी तार पर हाथ रोककर आंखों में सिलवट। बहन, ये अगर वो नहीं हिलता तो हम भी नहीं हिलेंगे। दोनों फैसला करके बिना हिले तुम्हारे पास ही रुके रहते हैं। मारकाट की आवाज आसमान गूंजती है, खून की नदी बहती है। पलक झपकते 3,000 साल गुजर जाते हैं। शूमी पहाड़ की गहराई से एक जोरदार आवाज फूटती है। धड़ाम। इमॉर्टल तलवार फॉर्मेशन आखिरकार हुंग जुन चारों की जबरदस्ती फोड़ी जाती है। लुओहो को अब जान का खतरा है। यिन यांग एंसेस्टर और कियानकुन एंसेस्टर आंखें लाल किए बहुत खुश होकर हथियार उठाए जोर से लुओहो की तरफ बढ़ते हैं। वो फॉर्मेशन से बाहर होंठों से खून बहते हुए, हाथ में गॉड स्पीयर, पैर के नीचे मृत काला कमल, अपनी पूरी ताकत से चारों के हमले को झेल रहे हैं। पर 2 हाथों से 8 हाथों को हराना मुश्किल है। सैकड़ों राउंड की लड़ाई के बाद आखिर शरीर से खून बहते हुए हार मानकर शूमी पहाड़ की गहराई की तरफ भागने लगते हैं। कुछ गड़बड़ है? होंग जुन शुभ बादल समेटकर माथा सिकोड़ते हुए दिल में बड़ा खतरा महसूस करते हैं। तुरंत हाथ रोककर रुक जाते हैं। पर यिन यांग और कियानकुन पहले ही जोश में हैं। कहाँ रुकने वाले, कहाँ भागेगा चिल्लाकर तेज रोशनी बनकर पीछे पीछे दौड़ते हैं। यांग में एंसेस्टर भी चेहरे पर सावधानी लिए बस उनके पीछे चलते हैं। घाटी की गहराई में लोहो आखिर हद पर पहुंचकर पीछे आते यिन यांग और कियानकुन को देखकर चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है। पूरे शरीर का खून जलने लगता है। एक पल में पूरा शरीर का डेमन फायर फट पड़ता है। साथ ही नीचे वेस्टलैंड की जड़ें भी हिल जाती हैं। उड़ा दो सबको। बिना किनारे का धमाका एक पल में पूरी दुनिया को झकझोर देता है। पश्चिम का पूरा 10,000 मील का लैंड वेन पूरी तरह ढह जाता है। काला मशरूम बादल आसमान चढ़ जाता है। नफरत भरा तूफान चारों तरफ फैल जाता है। बुरा हुआ। यिन यांग एंसेस्टर बहुत घबराकर तुरंत यिन यांग मिट्टी निकालकर आगे लगाते हैं। पर धमाके की ताकत इतनी ज्यादा है कि यिन यांग मिट्टी एक पल में टूट जाती है। वो चीख भी नहीं निकाल पाते। शरीर और आत्मा दोनों उड़कर राख बन जाते हैं। कियानकुन एंसेस्टर भी अपना कियानकुन बर्तन निकालते हैं। पर धमाके की भयानक ताकत से उनके अंग एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। यांग में एंसेस्टर इस बार स्पेस फाड़कर एक पल में स्पेस के अंदर घुसकर सीधे रेड वो की दुनिया से बाहर भाग जाते हैं। धमाके के बीचों बीच से किसी तरह बच निकलते हैं। धमाके के बाहर से तबाही वाला तूफान तेजी से बहते हुए सीधे आर्मी की तरफ बढ़ता है। होंग जुन पहले ही शुभ बादल तैयार कर चुके थे। स्पेस फाड़कर इस मुसीबत की जगह से निकलने वाले थे। पर अगले पल अपनी सेंस चलाकर आंखें फटी हुई पूरा शरीर वहीं जम जाता है। सामने अभी अभी खून की लड़ाई लड़ रहे 12 रच और टोंकेम बिल्कुल धमाके के सामने वाली दिशा में है। बड़ा शॉकवेव उन्हें निगलने ही वाला है। धतेरे की होंग जुन की आंखें फटने वाली हो जाती हैं, पूरी तरह घबरा जाते हैं। अगर इन्हें यहाँ पीछे भागने की जगह अचानक मुड़कर अपनी जबान काट कर उसका खून जलाकर ताई ची प्लेट को 10,000 मील लंबे गोल्डन पुल में बदलकर फाड़ते हुए फेंकते हैं। पानगू फ्लैग अनगिनत विश्वास की एनर्जी छोड़ते हुए जबरदस्ती धमाके की शॉकवेव को रोकता है। क्रिएशन डिवाइनेशन प्लेट के टुकड़े हवा में तैरते हुए बेशुमार सेफ्टी एनर्जी बरसाते हैं। होंग जुन पूरी ताकत लगाकर तीनों बड़े ट्रेजर्स को अपनी आखिरी हद तक धकेलते हैं। जान की बाजी लगाकर 12 विच और टोंगटेम को धमाके से बचा लेते हैं। तूफान थमने के बाद होंग जुन मुंह से खून की उल्टी करते हैं। चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ जाता है। शरीर लड़खड़ाने लगता है।